नमस्ते दोस्तों, मैं राजा चौहान आप सभी का सुदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो पहले वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा समास के बारे में कि समास क्या होता है, तो हमने देखा कि जब दो शब्द के संबंध को बताने वाले शब्द बीच में लुप्त हो जाएं, या तो वो जुड़कर एक ही शब्द हो जाएं संधि के साथ, या बिना संधि के साथ एक ही शब्द हो जाएं, या संधि भी ना हो, एक भी ना हो, बीच में हाइपन लग जाए, तो दोनों मिलकर एक शब्द बन जाएं, इसको ही हम समास बोलते हैं। समास हिंदी में आमतौर पर दो शब्दों में बनता है, जबकि इन प्रिंसिपल आप ये कह सकते हैं कि दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं। ठीक, समास केवल तत्सम शब्दों में होता है या और शब्दों में भी हो सकता है। समास तत्सम के अलावा संकर शब्द, देशज शब्द, तद्भव शब्द में भी हो सकता है। संधि केवल तत्सम शब्दों में होती है। तो अभी अब तक हमने ये जाना कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है। अगर हम आगे बात करते हैं कि समास के मोटे तौर पर चार भेद होते हैं, तो हम नोट करते हैं समास के भेद, यानी समास के हम मोटे तौर पर कितने भेद लेकर चलते हैं? चार। और इन चारों भेदों की कोडिंग आप इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ एक बड़ा है दो से, यहाँ दो, यहाँ तीन। ठीक, एकदम गणितीय सूत्र से समास की व्याख्या। पहले में एक बड़ा है दो से, दूसरे में दूसरा बड़ा है एक से, और तीसरे में एक और दो बराबर हैं, और चौथे में एक और दो मिलकर तीन, या अन्य के लिए बात कर रहे हैं। तो इन चारों के नाम याद रखने के लिए एक शब्द चलता है, आपने फिजिक्स में सुना होगा, अतिदाब। जिसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतिदाब। अतिदाब से अगर हम इन चारों समासों के नाम याद रखना चाहें तो आ से हो जाएगा यहाँ पर क्या? अव्ययी भाव। ता से हो जाएगा तत्पुरुष। अब कोई फेमिनिस्ट कह सकता है कि ये तत्स्त्री क्यों नहीं है, तत्पुरुष क्यों है, यही पुरुष प्रधान समाज है। तो कह सकते हैं ये ता से क्या? तत्पुरुष। दा से क्या हो जाएगा? द्वंद्व। और बा से हो जाएगा बहुव्रीहि। तो जैसा कि ये यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं कि वह समास जिसमें पहला पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है। तो समास में हमारे दो शब्द होते हैं, दोनों शब्दों को अगर हम लेकर चलें तो जो शब्द क्रमांक एक है उसे हम बोलते हैं पूर्व पद, और शब्द क्रमांक जो दो है उसे हम बोलते हैं उत्तर पद। जबकि पूर्व का विपरीत तो पश्चिम होता है, लेकिन यहाँ हम दिशा की दृष्टि से नहीं, समय की दृष्टि से बात करते हैं। पूर्व मतलब पहले और उत्तर यानी कि बाद में। समास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, पहला पद को या पहले शब्द को हमने कहा पूर्व पद, दूसरे शब्द को हमने कहा उत्तर पद। शब्द क्रमांक एक पहला शब्द पूर्व पद, शब्द क्रमांक दो दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा गया है कि वह समास का नाम बताएं जिस समास में पहला पद प्रधान होता है। ठीक, प्रधान का मतलब जिस दो शब्दों में एक पद की वैल्यू दूसरे से ज़्यादा ग्रेटर होती है। तो जिस समास में पहला पद यानी एक बड़ा है दो से, ठीक, पहला पद प्रधान होगा, वहाँ समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। दूसरे में दूसरा बड़ा है पहले से, तो वहाँ समास हमारा कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तीसरे में एक और दो, जहाँ दोनों पद प्रधान नहीं है, दोनों बराबर हैं, वहाँ समास हमारा कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व। और चौथे में एक और दो मिलकर किसी तीसरे की व्याख्या करेंगे, वहाँ हमारा समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जैसे सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास की बात करते हैं, तो अव्ययी भाव समास में बुक्स में कई सारे एग्जाम्पल दिए रहते हैं। जैसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं प्रतिदिन। ठीक, अव्ययी भाव का एक एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, प्रतिदिन।
देखिए ये शब्द को एग्जाम्पल से समझना मुश्किल है, इसको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर व्याख्या की बात है। जैसे अगर हम बोलें कि वह व्यक्ति प्रतिदिन ऐसा करता है, तो हमारा ज़्यादा स्ट्रेस किस बात पे है कि वह दिन में ऐसा करता है या प्रति, यानी इसमें रेगुलरिटी की बात है। तो यानी ये जो काम है रिपीटेड एक्शन है, ठीक है। तो इसमें हम किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, इसमें हम प्रति को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, यानी एक बड़ा है दो से। सो सिंपल। जैसे अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अगर हम भेद करते हैं तो तत्पुरुष समास के मोटे तौर पर हम दो भेद मानकर चलते हैं, ठीक। पहला है कर्म धारय और दूसरा है हमारा दिगु, और तीसरा हमारा मानकर चल लेते हैं हम शेष, ठीक है। आप अपने नोट्स में आप दो ही लिखिए, कर्म धारय और दिगु, तत्पुरुष समास के दो भेद, ठीक है। शेष यानी कि तत्पुरुष समास के सारे उदाहरण इन दोनों में ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाएँ, कुछ जो अन्य हैं वो किस में आ जाते हैं, शेष में। अभी हम कंसेप्ट समझने के लिए ये शेष को लेकर चल रहे हैं, बाकी आप लोग दो ही ये नोट करना, ठीक। तो तत्पुरुष समास में ये कहता है कि दूसरा पद ज़्यादा महत्वपूर्ण है पहले पद की अपेक्षा, ठीक। जैसे हम बात करते हैं कर्म धारय, देखिए एक सामान्य सिद्धांत है। जैसे कि एग्जांपल लेकर मैं चलता हूँ कि काला घोड़ा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं दोनों शब्दों में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, काला या घोड़ा। यानी घोड़ा महत्वपूर्ण है, अगर घोड़ा नहीं होता तो काला रंग क्या कर लेता, ठीक है। तो सबसे पहला इस दोनों शब्दों में क्या है कि घोड़ा, यानी विशेष्य आम तौर पर मानकर चलते हैं कि विशेष्य का महत्व विशेषण से ज़्यादा होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विशेष्य और विशेषण होता क्या है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम समझते हैं विशेष्य वो जिसके बारे में बताया जाए या जिसकी विशेषता बताई जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा विशेष्य कहलाता है। और विशेषण क्या होता है, विशेषण वो होता है जो विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि काला घोड़ा, ठीक है। तो काला घोड़ा शब्द में जो विशेषण बताने का काम कर रहा है या विशेषता बता रहा है वो क्या है, काला। जैसे एक नील गाय, तो नील गाय में विशेषता बताई किससे जा रही है, गाय की नील से। तो गाय और घोड़ा ये दो शब्द क्या हुए हमारे, ये हुए विशेष्य। विशेष्य यानी जिसके बारे में बताया जाए, विशेषण वो शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताने का काम करता है, ठीक है। और विशेषता विशेषण किसकी बताता है, संज्ञा की या सर्वनाम की। तो विशेष्य या संज्ञा होगा या हमारा सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि लड़की लंबी है। इस शब्द में विशेषण क्या है, इस शब्द में विशेषण है उसका लंबा होना या लंबाई की बात चल रहे हैं, तो इसमें लंबी शब्द क्या हो गया, विशेषण। और लंबाई किसकी विशेषता बताई गई है यहाँ पर, लड़की की। तो लड़की यहाँ शब्द क्या हो जाएगा, हमारा विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। तो कर्म धारय समास में अगर हम बात करते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उत्तर पद यानी कि दूसरा बड़ा है पहले से, दूसरा यानी उत्तर पद ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ अकॉर्डिंग टू पूर्व पद। अगर तत्पुरुष समास के उत्तर पद में विशेष्य लगा हो, यानी कर्म धारय समास के एग्जाम्पलों में हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं, विशेषण प्लस विशेष्य, ठीक। कर्म धारय के एग्जाम्पल क्या हुए, विशेषण प्लस विशेष्य। अगर तत्पुरुष के उदाहरण में या एग्जाम्पल में उत्तर पद में, उत्तर पद ये हो गया हमारा उत्तर पद, उत्तर पद में अगर विशेष्य लगा है और पहले भाग में विशेषण लगा हो, और पहले इसका मतलब यह हुआ कि यह एक तत्पुरुष का ही भेद है जिसका सब क्लासिफिकेशन हम कर्म धारय के रूप में करते हैं। इसीलिए एग्ज़ाम में या बुक्स में ये आता है कि तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, कर्म धारय और दिगु। तो क्यों दिगु समास को और कर्म धारय को तत्पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है, इसके पीछे ये लॉजिक है कि इन पर, या भी हमने बात की है कर्म धारय की, तो कर्म धारय पर तत्पुरुष का जो नियम है वो लागू हो रहा है। दूसरा पद बड़ा है किससे, पहले पद से, ठीक।
ये हमने अभी पढ़ा कि दूसरा पद बड़ा है पहले पद से। अगर कर्मधारय समास या हम बात करें तत्पुरुष समास के उत्तर पद में कोई विशेष्य लगा हो और पहले शब्द में विशेषण लगा हो तो ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, जिसका सब क्लासिफिकेशन हम किसके रूप में करते हैं, कर्मधारय समास के रूप में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेकर चलते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, नील गाय। ठीक, अब नील गाय कहें या श्वेत गाय कहें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल नील का है। जैसे अगला एग्जाम्पल इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम यही लिख लेते हैं जो हमने समझा था, जैसे काला घोड़ा। ठीक, अगर इन दोनों शब्दों में बात करें तो गाय और घोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी विशेषता बताई गई है गाय की कैसी, नीली या नील गाय। ठीक है, घोड़े की विशेषता बताई गई है काला। तो ये होगा विशेषण, ये होगा विशेष्य, और विशेष्य हमेशा विशेषण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हाँ, किसी अपवाद स्थिति में ऐसा हो सकता है कि विशेषण का महत्व विशेष से ज़्यादा हो। ठीक है, अगला है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो द्विगु समास से कोई अलग से समास नहीं है, ये भी एक अलग एक सबसेट है। ठीक, या हम कह सकते हैं कि वे वजह इसको खींच दिया गया है। तो द्विगु समास की परिभाषा ये कहती है कि वह समास जिसके पूर्व पद में कोई संख्या हो और दूसरे पद में वो शब्द आए जो संख्या को डिनोट करे। ठीक है, तो इसमें वे वजह बात क्या है, वो ये है कि जैसे इसका एग्जाम अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका होगा संख्या, ठीक है, या संख्यावाची विशेषण, उसके बाद हमारा क्या आएगा, जो शब्द संख्या को डिनोट करे। ठीक, यानी देखिए हिंदी व्याकरण में सारी संख्याएं विशेषण का ही एक भेद है, जिसे हम संख्यावाची विशेषण या संख्याबोधक विशेषण कहते हैं। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि कर्मधारय वो समास वह समास होता है जिसके पूर्व पद में, ठीक, जिसके पूर्व पद में विशेषण हो और उत्तर पद में विशेष्य हो। और अगली बार हमने द्विगु समास में ये पढ़ा कि द्विगु समास वह होता है जिसके पूर्व पद में संख्यावाची विशेषण हो और उत्तर पद में वह शब्द जो संख्या को डिनोट करता हो। तो इन दोनों शब्दों में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द क्या है, जो संख्या को डिनोट करने वाला शब्द है। यानी यहाँ पर भी हमारा दूसरा जो पद है वो बड़ा है किससे, पहले पद से। ठीक है, इसीलिए इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अगर सारी संख्याएं विशेषण का ही एक भेद है। ठीक है, और ऐसा कहें कि द्विगु समास वह होता है जिसमें पूर्व पद संख्या होती है। ठीक, जिसमें पूर्व पद संख्या होती है और उत्तर पद में वह शब्द आता है जो संख्या को डिनोट करता है। तो यह समास कर्मधारय समास का ही एक सबसेट है, जिसे हम अलग से किस नाम से पढ़ते हैं, द्विगु समास के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि संख्यावाची विशेषण प्लस वो शब्द उसके बाद जो संख्या को डिनोट करता है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, हमारा द्विगु समास के अंतर्गत। क्योंकि इसमें भी हम ये मानकर चलते हैं कि सारी संख्याएं विशेषण का ही एक भेद है, और शुरुआत के शब्द में विशेषण लगा मिले, उसके बाद विशेष्य लगा मिले। ठीक, दोनों पर तत्पुरुष का नियम अप्लाई हो रहा है कि दूसरा पद ज़्यादा महत्वपूर्ण है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पद, यानी सेकंड पद इज ग्रेटर देन फर्स्ट पद। तो ठीक है, तो इस कारण ये दोनों के दोनों समास हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाते हैं। तत्पुरुष समास का ही एक भेद है जिसे हम कर्मधारय या द्विगु के बारे में बात करते हैं। और द्विगु समास की भी अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो ये कर्मधारय समास का ही एक सबसेट है, और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक सब क्लासिफिकेशन है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ स्पष्ट हुआ होगा। अगर हम बात करते हैं अब शेष के बारे में, तो जैसा हमने कंसेप्ट समझने के लिए मैंने बताया कि आप शेष को केवल समझ लें, क्योंकि देखिए तत्पुरुष समास के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उदाहरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जो उसके बाहर जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ को वर्गों में चुनना है और दो वर्गों के अंदर वो सारी चीज़ें मतलब लगभग आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें उस दो वर्ग से बाहर भी जा सकती हैं, ऐसा हो सकता है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं शेष के बारे में, तो शेष के बारे में अगर कोई जैसे हम बात करते हैं
लोकतांत्रिक देश में बेटा और बेटी को बराबर होना चाहिए, है ना, बराबर अधिकार मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, या बेटी को ज़्यादा मिलने चाहिए, बराबर मिलने चाहिए। तो लोकतांत्रिक देश में ऐसा कहते हैं या ऐसा होता है कि बेटा और बेटी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन समाज ये बात नहीं कहता, है ना। आप बेशक कह लें लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता, बराबरी नहीं होती है, ठीक है। वहाँ बेटा और बेटी बराबर नहीं मानते हैं। इसके पीछे जैसे ये कोई मैं अपना सिद्धांत नहीं दे रहा हूँ, मैं एक जो बात बोल रहा हूँ जो सब लोग कहते हैं, है ना। बेटी का जन्म तो जाने के लिए ही होता है। तो जैसे अगर कोई सामंत टाइप व्यक्ति है, वो अगर ये कहता है एग्जाम्पल के तौर पे कि मेरे बेटी बेटा चले गए, ठीक है, वो ये बोलता है कि मेरे बेटी और बेटा चले गए, तो इन दोनों शब्दों में ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? यानी बेटी का तो जाना है ही, लेकिन बेटा चला गया, इस शब्द पर ज़्यादा बात महत्वपूर्ण है। यानी वो व्यक्ति जो बात कह रहा है, ठीक, या बताना चाह रहा है, वो बोल भी रहा है, समझ में भी आ रहा है, और सामने वाला व्यक्ति उस बात को समझ भी रहा है, ठीक है, कि इन दोनों शब्दों में ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द क्या है? बेटा, ठीक है। यानी दूसरा पद पहले पद की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। यानी ये दूसरा जो शब्द है वो पहले शब्द की अपेक्षा बड़ा है, ठीक है। दूसरा जो शब्द है वो पहले शब्द की अकॉर्डिंग, यानी उसके ग्रेटर देन फर्स्ट पद, ठीक है। इस पर यानी तत्पुरुष का नियम अप्लाई हो रहा है। तत्पुरुष में दूसरा पद ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, पहले पद से। लेकिन क्या आप मुझे बताओ, क्या बेटा और बेटी में कर्मधारय का संबंध है? यानी ये इसकी, या बेटा जो शब्द लिखा है, दूसरा शब्द बेटी जो लिखा हुआ है, क्या ये इसका इन दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध है? या ना तो इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध है। अगर विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है तो ये कर्मधारय की कैटेगरी से बाहर हुआ, ठीक। दूसरा, ना तो ये संख्यावाची विशेषण है, ना संख्या सूचक शब्द का विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा द्विगु समास भी नहीं हुआ। तो ये तत्पुरुष का नियम तो इस पर लागू हो रहा है, लेकिन ये इन दोनों कैटेगरियों में ना आने की वजह से ऐसे शब्द को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? शेष में रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं द्वंद्व समास की, ठीक। देखिए द्वंद्व समास में, देखिए द्वंद्व का मतलब क्या होता है कि जब दो लोगों में द्वंद्व हो, यानी बराबरी का, जहाँ बराबरी होगी वहीं तो द्वंद्व होगा। जैसे कोई एक पहलवान टाइप व्यक्ति है, उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति को रख दिया जाए जो बिल्कुल पतला दुबला हो, तो इन दोनों में क्या ही द्वंद्व होगा, ठीक। द्वंद्व के लिए तो समान होना जरूरी है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल के द्वंद्व समास के उदाहरण में हम अगर लेकर चलते हैं, तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं माता और पिता, ठीक। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में भी हमने बात की कि संख्यावाची विशेषण प्लस वो शब्द संख्या को डिनोट करे। जैसे एग्जाम्पल है तिरंगा, ठीक। अगला एग्जाम्पल इसमें हम जैसे ले लेते हैं चौराहा, ठीक है, जहाँ चार रास्ते मिलते हों, चौराहा, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब द्वंद्व समास में। देखिए माता पिता जो एग्जाम्पल है उसमें ये डिपेंड करता है कि इसको किस कैटेगरी में रखें, यानी कहने वाला व्यक्ति किस माइंड सेट का है और सुनने वाला व्यक्ति किस माइंड सेट का है। जैसे कि कोई अगर मात्र सत्तात्मक समास से है, अगर वो बोले माता पिता, तो इसमें पहला पद बड़ा हो जाएगा, यानी पहला पद दूसरे पद की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। अगर कोई प्रत्यय सत्तात्मक समाज का प्रतिनिधि है, वो बोले माता पिता, तो यहाँ हमारा दूसरा पद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो समास कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष, ठीक है। तो हम अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी या कंट्री की बात करें तो एक फैमिली होती है जिसमें हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फैमिली, ठीक है, जहाँ पुरुष और महिलाओं के कर्तव्य बराबर बराबर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फैमिली। देखिए
अक्सर ऐसा सोच लेते हैं कि बराबर होना और एक जैसा होना दोनों एक ही हैं, जबकि दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, बराबर होना और एक जैसा होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि बराबर होना और एक जैसा होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, बराबरी का पैमाना यह नहीं होता कि दोनों लोग एक जैसा काम करें, काम की सहमति, काम को अपनी अपनी सहमति से बांट लें और उस काम की जिम्मेदारी ऑलमोस्ट इक्वल आए, वह हम बोलते हैं कि सिमेट्रिकल मामला है। ठीक है, जैसे अगर कोई बोलता है कि हम बराबरी का पैमाना, अगर कोई इस तरीके से बोले कि आप भाई साहब कपड़े धोते हैं घर में, या बोले कि आप खाना बनाते हैं, तो देखो खाना बनाना या कपड़े धोना से बराबरी का पैमाना तय हो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कई बार फेमिनिज्म में ये तेवर आता है कि हम कोई बोले कि हम तो चाहते हैं घर में बराबरी हो, तो फिर वो बोलते हैं अच्छा तो आप बताओ, आप घर में ये काम करते हो, आप बर्तन धोते हो, तो उससे ये बोलो दीदी से, फेमिनिज्म के वाली दीदी से कि दीदी जब गाड़ी हमारी पंक्चर हो जाती है तो टायर हम बदलते हैं, इससे भी बोलो कभी ये बदले। या गाड़ी हमारी ख़राब हो जाती, मैकेनिक के पास धक्का लगा कर हम लेके जाते हैं बाइक को, इस तब कहाँ चला जाता है फेमिनिज़्म, तब दीदी अब ये नहीं। तो देखो फेमिनिज़्म का मतलब, या सॉरी, बराबरी का मतलब का पैमाना, हम काम की जिम्मेदारी बिना किसी दबाव के काम को हम डिवाइड कर लें और उससे जो काम की जिम्मेदारी निकले वो ऑलमोस्ट इक्वल आए, वो तो हम वहाँ बोलेंगे कि मामला कैसा है, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल सोसाइटी या इस मामले के अकॉर्डिंग वहाँ हमारा माता पिता कैसा हो जाएगा, द्वंद्व समाज की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल है, अगला है हमारा समास बहुब्रीहि। ठीक, ये शब्द को मैं दोबारा लिख देता हूँ, बहुब्रीहि। ठीक, तो बहुब्रीहि समास, जैसे बहुब्रीहि समास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे योग रूढ़ जिन शब्दों को शब्द की कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि वो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो दरअसल योग रूढ़ शब्द सारे के सारे बहुब्रीहि समास होते हैं। समास की दृष्टि से उनका नाम बहुब्रीहि है और शब्द निर्माण की या शब्दों की दृष्टि से हम इन्हें क्या कहते हैं, योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब दो शब्द दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, और तीसरे की ओर संकेत यानी तीसरे की अभिव्यंजना करना। इसका मतलब यानी कि वो अपने ही कई सारे अर्थों में से किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ बन गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो नेताजी कहने से किसका तात्पर्य या किसके लिए ये अभिव्यंजना या किसकी अभिव्यक्ति कर रहा है। ठीक, सुभाष चंद्र बोस की, तो नेताजी तो इसमें मुलायम सिंह भी हैं और भी कई सारे नेता हैं, तो ये शब्द उनके लिए अपने विभिन्न अर्थों में से एक शब्द के लिए रूढ़ बन गया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल हमारे किस में आ जाएंगे, रूढ़ शब्द में। जैसे नीलकंठ, ठीक, नीलकंठ, तो ये शब्द हमारा किस में आ जाएगा, हमारा बहुब्रीहि समास में। जैसे एक शब्द और चलता है, जैसे मैं बताऊं, एक शब्द है चाय वाला। ठीक, अगर मान लो कि भारत का इतिहास लिखा जाए और 50 साल बाद बोला जाए कि इस देश में चाय वाला तो एक ही हुआ है, तो आप इस शब्द से समझ रहे हैं कि ये शब्द किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे दिल्ली का इतिहास लिखा जाए, उसमें बताया जाए कि दिल्ली में मुफलर वाला तो एक ही हुआ है। दिल्ली की सर्दियों का आगमन तभी से माना जाता था जब वो व्यक्ति मुफलर को धारण करना शुरू कर देता था या मुफलर लगाना शुरू कर देता था। तो आप इस शब्द को बेशक मजाक समझें या इसको व्यंग में लें, अच्छा समझें बुरा समझें, लेकिन मामला तो ये समझ में आ ही रहा है ना कि ये बहुब्रीहि समास यानी ये उन सब शब्दों में से, उनके विभिन्न विभिन्न अर्थों में से किसी एक अर्थ के लिए अभिव्यक्ति या उस एक अर्थ की अभिव्यंजना कर रहा है, तो वहाँ ये हमारा समास कैसा हो जाएगा, बहुब्रीहि है। ठीक है, जिसे हम शब्द निर्माण की दृष्टि से क्या कहेंगे, योग रूढ़, और समास की दृष्टि से हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि। दो शब्द दोनों पास आए और पास मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करने लगे, तो उसे हमने कहा क्या कहा, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में हमने देखा कि दो शब्द मिले और दो शब्द मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं और वो तीसरा बिल्कुल अलग नहीं होता, उन दोनों ही शब्दों या उसके कई सारे या संभव अर्थों में से
किसी एक शब्द के लिए वो रूढ़ हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि। ठीक है, तो बाकी समास को याद करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। पहला पद बड़ा है दूसरे से, वहाँ क्या समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। दूसरा पद बड़ा है पहले से, वहाँ हमारा समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ही हमने दो भेद पढ़े, पहला कर्मधारय समास, दूसरा हमने पढ़ा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास जिसमें पहला पद संख्यावाची शब्द, उसके बाद दूसरा शब्द वो शब्द जो संख्या को डिनोट करता हो, वह हमारा समास कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया तिरंगा, चौराहा, चतुर्भुज, पंचभुज, इस तरीके के शब्द इसमें आ सकते हैं उदाहरण के लिए। दूसरा हमने पढ़ा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिसमें दूसरा पद बड़ा है पहले पद से, ठीक, दूसरे पद में विशेष लगा है और पहले शब्द में वो शब्द जो विशेष की विशेषता बताता है, यानी ये तत्पुरुष समास का इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसलिए कर्मधारय को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा गया। और तत्पुरुष समास के बाद दूसरा जो है द्विगु समास, वो इसी का एक सबसेट है जो हमने बाहर निकाल दिया संख्यावाची शब्दों को लेकर। हालांकि संख्यावाची भी हैं अपने आप में क्या, एक विशेषण ही, और विशेषण के बाद जो बताया गया वो विशेष हुआ, यानी वो शब्द संख्या को डिनोट करने वाला हुआ। द्वंद्व समास जहाँ ना पहला पद बड़ा है ना दूसरा पद, दोनों इक्वल हैं, इक्वल मामला, सिमेट्रिकल मामला, वहाँ हमने समास कौन सा पढ़ा, द्वंद्व समास। चौथा 1 और 2 मिलकर 3 हो गए, और तीसरा किसी अन्य की अभिव्यंजना करने लगा। तो यहाँ तक हमने समास के, आज हमने ये पढ़ा कि समास के जो 4 और 2 6 भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में जानकारी ली कि ये किस किस तरीके से इन शब्दों के अंतर्गत इनमें आते हैं एग्जाम्पल, और इस शब्दों से क्या अर्थ निकलता है। आने वाली क्लासों में हम अब एक एक समास को उठाएंगे और इनको और डेप्थ में जाकर देखेंगे कि इसमें अंतर और कितने राज छुपे हुए हैं, जिसको हम पढ़ेंगे कि तत्पुरुष समास के भी और कितने भेद हैं, द्वंद्व के भी और कितने भेद हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने इन 4 चीज़ों को पढ़ा। अब आगे आप हो सकता है इनमें आप लोगों को कोई चीज़ें समझ नहीं आई हो, तो आप वीडियो को 1 या 2 बार और देखें। ठीक है, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।